हेलो एवरीवन। मैं आपकी फ्रेंड आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, वीडियो सेमेस्टर 5 के जो 2023 से 27 सेशन वाले स्टूडेंट के लिए है और जिनका मेजर ज्योग्राफी है और अपनी यूजी की स्टडी VBU यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो हम मेजर 10 आर्थिक भूगोल को कंप्लीट कर रहे थे और आज हम इसका चैप्टर 5 कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि खनिज ऊर्जा और औद्योगिक भूगोल है। ये वीडियो पार्ट वाइज रहने वाली है। आज हम पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे एंड यदि आपने इससे पहले 4 पार्ट, जो भी 4 लेसन्स हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाए और देखें। और यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी स्टडी में हेल्प हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आर्थिक भूगोल का आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 4 कंप्लीट करा दिया। अगर आप लोगों ने नहीं भी देखा होगा तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। तो चैप्टर है हमारा खनिज ऊर्जा और औद्योगिक भूगोल, जिसमें हम पहले खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है कि विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन। विश्व में कौन कौन से प्रमुख खनिज संसाधन है उसके बारे में। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि विश्व के खनिज संसाधन पृथ्वी की पपड़ी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ है, जो भौगोलिक और आर्थिक विकास का मुख्य आधार है। यहाँ कुछ का वितरण दिया गया। कहा जा रहा है कि जो खनिज संसाधन है वो हमारे, जो क्या बोलते हैं, हमारे अर्थ के, पृथ्वी के पपड़ी यानी परपट्टी में, मेंटल सॉरी क्रस्ट में, पृथ्वी के क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जो कि अकार्बनिक ठोस पदार्थ होते हैं। और ये हमारे उद्योग और आर्थिक विकास के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है, मुख्य आधार है ये खनिज। और आइए हम देखते हैं इसके जो वितरण है खनिज का वो किस प्रकार है, क्या क्या है, कहाँ पे कैसे खनिज पाए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट में दिया गया है लोहन, जिसे अंग्रेजी में आयरन ओर कहते हैं। तो इसका निर्माण सबसे पहले बताया गया कि लोहा का निर्माण कैसे होता है। तो कहा जा रहा है कि जो अधिकांश लोह एश प्री कैम्ब्रियन युग की आग्नेय कायांतरित चट्टानों में बनते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो लोहा है, वो जितने भी लोह अयस्क है, लोहा है, वो प्री कैम्ब्रियन युग की आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों में बनते हैं। इसका मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से, यानी लौह अयस्क कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ से निकाले जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में पिलबारा क्षेत्र से, ब्राजील में काराजास खदान से, चीन, रूस, यूक्रेन और भारत जो कि झारखंड का सेबूम और उड़ीसा के क्योंझर जिला में स्थित है, वहां से लौह अयस्क की उत्पादन उत्पादन होता है, वहां से खनन द्वारा निकाला जाता है। अब इसकी विशेषता विशेषता इसकी क्या है, तो यह औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार है। लो अंश की मात्रा के आधार पर यह 4 प्रकार का होता है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। कहा जा रहा है कि इसकी विशेषता क्या है, तो ये अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है लोहा, और इसके 4 प्रकार पाई जाती है, जो कि सबसे बेस्ट होता है मैग्नेटाइट, सेकंड में हेमेटाइट, थर्ड में लिमोनाइट एंड फोर्थ में सिडेराइट होता है। उसके बाद है मैग्नीज। इसका निर्माण कहा जा रहा है कि यह भी मुख्य रूप से प्राचीन अवसादी और पैंतरिक चट्टानों में निक्षेपित होती है। इसका बड़ा हिस्सा समुद्री जल में भी रासायनिक रूप में अवक्षेपित होता है। तो कहा जा रहा है कि इसका जो निर्माण है वो सेम अवसादी पैंतरिक चट्टानों में निक्षेपित होता है। और इसका जो हिस्सा है, बहुत ज्यादा हिस्सा कहाँ पे मौजूद है, समुद्र जल में मौजूद है। इसका प्रमुख उत्पादन कहा जा रहा है कहाँ कहाँ पे होगा, तो दक्षिण अफ्रीका जो कि कालाहारी क्षेत्र में है, गैबोन, ऑस्ट्रेलिया और चीन, ब्राजील और भारत के उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र स्टेट्स में उत्पादन है, उत्पादन होता है। अब इसकी विशेषता, मैग्नीशियम खनिज की विशेषता क्या है, तो इसका उपयोग मुख्य रूप से लोह इस्पात उद्योग में कठोरता लाने, मिश्र धातु बनाने, जंग रोकने में किया जाता है। तो मैग्नीज का जो यूजेस है, उसका इस्तेमाल, इसकी विशेषता फीचर्स क्या है, कहा जा रहा है कि ये मुख्य रूप से लोह इस्पात उद्योग में कठोरता लाने, मतलब लोहे के साथ में
मिला कर के उसको कठोर बनाने में और धातु बनाने में और जंग रोकने में किया जाता है। अब नेक्स्ट खनिज है हमारा तांबा, जिसे अंग्रेजी में कॉपर भी कहते हैं। इसका निर्माण कहा जा रहा है कि यह आग्नेय और सीरा प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। आग्नेय और सिरा प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। कहा जा रहा है कि अक्सर ज्वालामुखी गतिविधियों के दौरान गर्म जलीय घोल के रूप घोल के ठंडा होने से नसों में इसका निर्माण होता है। कहाँ किसका? तो तांबा का। अगला है प्रमुख उत्पादक यानी कि तांबा का उत्पादक क्षेत्र। तो चिली में कहा जा रहा है चूंकि कमाटा जो कि सबसे बड़ी खान है तांबे की, पेरू और कांगो अमेरिकी, रूस और चीन कहा जा रहा है। उसके बाद इसकी विशेषता की बात करें तो विशेषता कहा जा रहा है तांबा विद्युत का उत्तम सुचालक है। यह अत्यधिक लचीला होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत केबल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य धातु के मिश्रण में बहुतायत होता है। तो तांबा का उपयोग बहुत सारे विद्युत उपकरण बनाने, इलेक्ट्रॉनिक धातु का निर्माण में होता है। अगला है टीन। टीन का निर्माण कहा जा रहा है कि टीन का निर्माण ग्रेनाइट मैग्मा के ठंडे होने और गैस के उद्भेदन के परिणाम स्वरूप सिराओं में होता है। यह अधिकतर प्लस निक्षेपों के रूप में नदियों के तल में भी मिलता है। तो टीन का निर्माण इस प्रकार होता है ग्रेनाइट मैग्मा के ठंडे होने से और गैस के उद्भेदन के परिणाम स्वरूप, और कभी कभी क्या होता है कि नदियों के तल पर भी ये मिलते हैं, पाए जाते हैं। अब कहा जा रहा है कि प्रमुख उत्पादक मतलब टीन का उत्पादक देश कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पे ये उत्पादक होता है? चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण पूर्वी एशियाई टीन बेल्ट में। और इसकी विशेषता क्या है? तो ये बहुत ही मुलायम, हल्की और गलनीय धातु है। इसका उपयोग मुख्य रूप से लोहे की चादर पर कलई, तो इसका उपयोग बताया जा रहा है टीन का कि कलई करने और शोल्डर बनाने, डिब्बा बंद उद्योग में होता है। तो इससे अनेक चीजें बनाई जाती है, उपयोग किया जाता है टीन का। अब अगला है बॉक्साइट, जिसका निर्माण कहा जा रहा है कि यह कोई अलग धातु नहीं है बल्कि एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। कहा जा रहा है कि इसका निर्माण गर्म और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में चट्टानों के अपक्षय और लीचिंग से बनी लेटेराइट मिट्टी में होती है। तो बॉक्साइट लीचिंग और अपक्षय से बनी जो लेटेराइट मिट्टी होती है उसमें उसमें इसका निर्माण होता है। फिर कहा जा रहा है इसका उत्पादक तो देश क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया, पेपा और डार्लिंगगंज में, गिनी, बोके क्षेत्र में, ब्राजील, चीन और भारत में उड़ीसा, झारखंड के लेटेराइट चट्टानों में बॉक्साइट पाए जाते हैं। इसकी विशेषता इसकी विशेषता यह है कि यह बहुत हल्की, संक्षारण रोधी और ऊष्मा व विद्युत का सुचालक होती है। एल्यूमीनियम का उपयोग एयरोस्पेस यानी कि विमान निर्माण, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और बर्तन बनाने में होता है। ठीक है, तो ये है ऊर्जा, सॉरी, खनिज। ये क्या है? खनिज के कुछ उदाहरण है और इनका वितरण, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और इनका निर्माण, इनका उपयोग क्या है, वो सारी बातें। अब हम देखते हैं ऊर्जा और शक्ति के संसाधन। तो कहा जा रहा है कि ऊर्जा शक्ति के संसाधन किसी भी देश के औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक विकास के मुख्य आधार होते हैं। मतलब ऊर्जा शक्ति जो होते हैं वो किसी भी देश का आर्थिक ले लो, सामाजिक ले लो, सबका क्या होता है? विकास का मुख्य आधार होते हैं। कहा जा रहा है कि वे स्रोत जिनसे हमें उष्मा, प्रकाश या कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। बोला जा रहा है कि वह स्रोत जिनसे कि हम लोग को ऊर्जा, उष्मा या कार्य करने की जो शक्ति प्राप्त होती है उसे ऊर्जा संसाधन कहेंगे। फिर कहा जा रहा है कि ना मुख्य रूप से परंपरागत यानी कि गैर नवीकरणीय और गैर परंपरागत जिसे नवीकरणीय स्रोत में विभाजित किया जाता है। ऊर्जा संसाधन को भी दो भाग में यहाँ पे बांटा जा रहा है, परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत के रूप में। जिसमें कहा जा रहा है कि परंपरागत स्रोत में जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आएंगे, जो एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। तो परंपरागत स्रोत में क्या कौन कौन से संसाधन आ जाएंगे? जीवाश्म ईंधन आ जाएंगे जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और ये इनका उपयोग करने के बाद क्या होता है कि ये समाप्त हो जाते हैं। फिर कहा जा रहा है कि उनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं, और चूंकि
खत्म हो जाते हैं और इनका निर्माण में काफी लंबा समय लगता है, लाखों हजारों साल लग जाते हैं। फिर आगे है कोयला। ये एक ऊर्जा संसाधन ही है। कोयला में कहा जा रहा है कि यह दुनिया भर में बिजली उत्पादन और औद्योगिक प्रक्रियाओं, विशेषकर इस्पात निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाने वाला ठोस जीवाश्म ईंधन है। तो कोयले का उपयोग बिजली उत्पादन, इस्पात निर्माण में किया जाता है, जिससे ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यह एक जीवाश्म ईंधन है। अगर कहा जाए कठोर जीवाश्म ईंधन क्या है, तो कोयला है। अब इसका निर्माण कैसे होगा, तो इसका निर्माण कहा जा रहा है कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर भारी वनस्पतियां दलदली जंगलों के पृथ्वी के भीतर दब जाने और उच्च तापमान एवं दबाव के कारण धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, यानी कि कार्बोनिफेरस फेज का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार कोयले का निर्माण हुआ कि लाखों हजारों साल पहले क्या हुआ था कि पृथ्वी जो वनस्पतियां थी वो दली जंगली पृथ्वी के मतलब सतह में वो दब गई थी। तो उच्च तापमान और जलवायु के कारण ये कोयले में बदल गई। अब आते हैं इसका वर्गीकरण। तो कोयले को भी 4 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। एंथ्रेसाइट, जिसमें कि सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है 80 से 95% तक। फिर बिटुमिनस, जिसमें 60 से 80% कार्बन होता है। लिग्नाइट, जो कि कहा जा रहा है कि 40 से 60% तक कार्बन होता है। और पिट, जो कि सबसे कम उसमें कार्बन की मात्राएं पाई जाती है, निम्नतम कोटि का कोयला है। अब आते हैं इसका वितरण क्या है। तो वितरण कहाँ कहाँ पे होगा, तो चीन, साक्षी, इनर मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें अप, अपलाचियन क्षेत्र, व्योमिंग, भारत में झरिया, रानीगंज, तालचेर और उड़ीसा। और कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में कौन सा क्षेत्र, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स में कोयले पाए जाते हैं। अब आते हैं पेट्रोलियम खनिज तेल। पेट्रोलियम खनिज तेल में कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम लैटिन भाषा के शब्द पेट्रो, जिसका अर्थ चट्टान होता है, और ओलियम, यानी कि जिसका मतलब होता है तेल, से मिलकर बना है। कदर यह एक ज्वलनशील तरल ईंधन है जो परिवहन क्षेत्र और पेट्रोकेमिकल उद्योगों की रीढ़ है। तो पेट्रोलियम के बारे में वहां लिखा है। अब आते पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। तो पेट्रोलियम का निर्माण का बात कहा जा रहा है यहाँ पे कि समुद्र जीवों और पौधों के अवशेषों के लाखों वर्ष तक अवसादी चट्टानों के नीचे दबे रहने और उच्च ताप दबाव के कारण रासायनिक परिवर्तनों के माध्यम से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार पेट्रोलियम का निर्माण होता है कि समुद्र के नीचे जो होते हैं जीव पौधों के अवशेष दब जाते हैं लाखों करोड़ों सालों तक अवसादी चट्टानों के नीचे रहते हैं। और वही ताप दाब के कारण इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है कुछ, और ये पेट्रोल में बदल जाते हैं। फिर इसकी विशेषता कहा जा रहा है कि परिवहन में अत्यंत सुविधाजनक, जलाने पर बहुत कम राख उत्पन्न होता है, और यह स्नेहक तथा सिंथेटिक रसायनों के निर्माण का प्रमुख आधार है। इस प्रकार इसका जो विशेषता है वो ये है कि इसे परिवहन में इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा राख भी नहीं उत्पन्न करता। अब आते हैं इसका वितरण। वितरण पहले कहा जा रहा है सऊदी अरब, जो कि धवार क्षेत्र में पाया जाता है, कुवैत में, इराक में, ईरान में, रूस में कहाँ कहाँ पे, तो वोल्गा और यूराल क्षेत्र और साइबेरिया में। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक्सास और कैलिफोर्निया में, और कनाडा में वेनेजुएला, नाइजीरिया, मैक्सिको, भारत में मुंबई, हाई और असम में पाया जाता है पेट्रोलियम। अब आते हैं कि प्राकृतिक गैस भला क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसकी विशेषता क्या है और उसका वितरण क्या है। अगर कि यह गैस आमतौर पर पेट्रोलियम कुओं के ऊपर पाई जाती है। यह गैसीय ईंधन है, इसे सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है। प्राकृतिक गैस कहा जा रहा है कि यह पेट्रोल कुआं जो होता है, पेट्रोलियम कुआं यानी जहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है, उसका जो कुआं होता है उसके ऊपर से ये गैस क्या होती है, आती है, पेट्रोलियम। और कहा जा रहा है कि यह गैसीय ईंधन है जो कि स्वच्छ ईंधन माना जाता है। अब इसका निर्माण की बात करें तो कहा जा रहा है यह भी पेट्रोलियम की सामान्य मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से निर्मित होते हैं, लेकिन भूवैज्ञानिक रूप से यह गैस अवस्था में होता है। तो कहा जा रहा है कि जैसे पेट्रोल का निर्माण होता है वैसे इसका भी निर्माण होता है ना।
प्राकृतिक गैस का। लेकिन कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक रूप से यह गैस अवस्था में होता है, मतलब जो पेट्रोलियम गैस है, सॉरी, प्राकृतिक गैस है, वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अब आते हैं इसकी विशेषता। इसके मुख्य घटक मीथेन होता है। कोयला और तेल की तुलना में यह सबसे कम कार्बन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं। इसका उपयोग उर्वरक बनाने और बिजली उत्पादन में होता है। तो इस प्रकार जो प्राकृतिक गैस है उसमें मीथेन की मात्रा होती है, और ये बहुत ज़्यादा कार्बन और ग्रीन हाउस जैसा कुछ नहीं करता, गैस से ज़्यादा उत्सर्जित नहीं करता है प्राकृतिक गैस। अब आता है इसका वितरण में। इसका वितरण है रूस, जो कि पश्चिम साइबेरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, टेक्सास और पेंसिल्वेनिया में, और कतर और ईंधन। अब आते हैं परंपरागत जल विद्युत, कन्वेंशनल हाइड्रो पावर। कहा जा रहा है कि जल विद्युत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय एवं प्रदूषण रहित स्रोत। उत्पत्ति इसका कहा जा रहा है कि मतलब जल या तालाब की उत्पत्ति है क्या है। हाँ, तो जल विद्युत का उत्पत्ति कैसे होता है, कहा जा रहा है कि बहते जल के प्राकृतिक प्रवाह या बांधों से पानी को ऊंचाई से गिराकर टरबाइनों को घुमाकर बिजली और सॉरी विद्युत उत्पादन किया जाता है की जाती है। कि अब इसका वितरण की बात करें तो यह कनाडा, ब्राजील, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस में भी करते हैं, यानी कि परंपरागत जल विद्युत ऊर्जा करते हैं, उत्पादन करते हैं। अब आगे कहा जा रहा है ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के इंजन रहे हैं, लेकिन जीवाश्म ईंधन के निरंतर और भारी उपयोग से बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जित, वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसके वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व के रुझान और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे कि पवन, सौर ऊर्जा की और तेजी से बढ़ रही है। इस प्रकार ये संसाधनों के बारे में, गैर संसाधन परंपरागत संसाधन के बारे में बताया गया। तो 5 चैप्टर में खनिज ऊर्जा, आई थिंक हमने आज खनिज और ऊर्जा के कुछ टॉपिक्स पढ़े, है ना। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, एग्जाम के लिए आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि इसकी नेक्स्ट पार्ट की वीडियो जो भी होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर स्टडी।